Hello dear students, once again welcome back to my channel Bookworm English Academy। फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। फ्रेंड्स, वैसे तो ये चैप्टर आपकी कोर्स बुक में सबसे लेंथी चैप्टर माना जाता है लेकिन यकीन मानो फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है, ठीक है, पर ये चैप्टर हमने ऑलरेडी 4 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4 द एनिमी। बिफोर यू रीड, सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा सा प्रोलॉग दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी हिंट आपको दे दी गई है कि इस चैप्टर में आप क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉल एस बैक के द्वारा जो लिखी गई ये बुक है, उस बुक में से ये पूरी बुक यहाँ पर आपको ऐसा मान लो कि उसका एक्सेप्ट दिया गया है द एनिमी, राइट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई गई है पेट्रोइटिज्म के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये टाइम कौन सा है। इट इज़ अ टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अगर आपको याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ठीक है। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर आप टाइम देखें तो उस टाइम के ऊपर आपको सबसे पहले पता होगा कि जापान और अमेरिका वो दोनों बहुत ही बड़े दुश्मन माने जाते थे, ठीक है। जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब हुआ था, ठीक है, एटम बॉम्ब डाले थे अमेरिका ने, वो इसी वॉर में डाले थे और इसी वॉर में ये बॉम्ब डालने के बाद ये वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, ठीक है। तो शायद ये वही टाइम है। यहाँ पर यहाँ की एक कंडीशन दिखाई गई है, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। एक जापानीज डॉक्टर होता है, उनके घर के नज़दीक एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, वो आकर पड़ा होता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज एन पैट्रोइट। अब यहाँ पर टाइम ऐसा चल रहा था, उसकी वजह से वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर एक असमंजस में आ जाता है कि क्या उसे एक डॉक्टर होने के नाते उस जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है उसे बचाना चाहिए या फिर एक पैट्रियोट होने के नाते उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए। तो यही कुछ आप देखने वाले हैं पूरे स्टोरी में, लेकिन स्टोरी को लंबा चौड़ा करके आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे एलिमेंट भी इसमें डाल के रखे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ओरिजिनल चैप्टर। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताया गया है जो जापानीज डॉक्टर है, वो जापानीज डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सदाओ होकी। उसके हाउस के बारे में यहाँ पर थोड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। एक जापानीज कोस्ट, अब आपको पता होगा अगर जियोग्राफिकल कंडीशन आपने जापान की देखी होगी तो जापान इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ आइलैंड, राइट। बहुत सारे आइलैंड को एक करके एक वो बहुत बड़ा आइलैंड बना हुआ है जापान। तो वहाँ पर एक जापानीज कोस्ट क्या होता है, आप ऐसा ही समझ लो, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। कोस्ट का मतलब हम यहाँ पर एक बीच ही ले लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ होकी का जो हाउस है, ठीक है, वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। एक जब वो छोटे थे, डॉक्टर सदाओ होकी जब छोटे थे, एक छोटे बच्चे थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत बार खेला है, ऐसी एक जापानीज कोस्ट के ऊपर उनका घर आया हुआ है। द लॉ square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pipes। अब यहाँ पर उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन दिखा रहे हैं। द लॉ स्क्वायर स्टोन हाउस, इट मीन्स उनका जो घर है वो बिल्कुल स्क्वायर है और स्टोन के ऊपर बना है, स्टोन से बना है, स्टोन के ऊपर बना है,
ठीक है। वेल सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ बैंड पाइस। अब जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है कि जो बीच है वो बीच के अगल बगल में बहुत सारे ट्रीज है, और वो ट्रीज कौन से हैं? पाइन। आपको पता होगा कि पाइन ट्रीज कैसे दिखते हैं, ठीक है। वो बेंट पाइन वो उसके घर के चारों ओर कवर किए हुए हैं, ठीक है। As a boy, Sadao have climbed the pines, supporting himself on his bare feet. जब सदाव छोटे थे तब वो उस पाइन के ऊपर चढ़ा करते थे, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बैर फीट। बैर फीट मीन्स क्या होता है? नंगे पाँव। वो नंगे पाँव उसके ऊपर चढ़ा करते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स। और ऐसा उसने कब देखा था? एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जब वो साउथ सीज में गए थे। साउथ सीज क्या है? जापान की ही एक जगह है, एक जो एरिया है उसका नाम है, एक बीच का नाम है। तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि जब वो वहाँ पर गए थे तब उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा करते देखा था। वो किस लिए चढ़े हुए थे वहाँ पर? कोकोनट्स नीचे उतारने के लिए किए चढ़े थे ऊपर। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर देखा था, और वैसी ही चीज़ वो यहाँ पर उसके घर के बाहर जो पाइन्स है उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "These islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." अब उसके पापा उसे हमेशा वहाँ पर ले जाया करते थे। कहाँ पर? साउथ सीज में ले जाया करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज। वो जो साउथ सी है, ठीक है, अगर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपको देखना है तो गूगल मैप ओपन कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा जो जापान का जो एरिया है, वो जापान के एरिया की जो साउथ साइड है वहाँ पर जो सी आया हुआ है वहाँ पर कुछ आइलैंड है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या बता रहे हैं? हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज। वहाँ के जो आइलैंड है, वो जो सी है, वहाँ के जो आइलैंड है, वहाँ पर उनके पापा उनको काफ़ी बार लेकर गए हैं। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और वहाँ पर जाकर उनके पापा कभी भी ये बात उनको बताने से नहीं चुके थे एक छोटे से ब्रेव बॉय को। क्या? दोज आइलैंड्स यॉन्डर। यॉन्डर का मीनिंग क्या होता है? एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन पॉइंटेड एट। इट मीन्स कहने का मतलब ये पुराने तरीके से लिखा हुआ है। यॉन्डर का मीनिंग होता है देर। इट मीन्स वहाँ पर दिखाते हुए कहते हैं कि वो जो आइलैंड है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो जो आइलैंड है वो जापान का फ्यूचर है। वहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेगी, ऐसी बहुत सारी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि वो जापान का फ्यूचर बन सके। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? सदाव हैड आस्क सीरियसली। और सदाव ने इन बातों को बहुत ही सीरियसली ले लिया था उस टाइम पे भी, और बिल्कुल ही सीरियस टोन में वो सदाव जो है वो उसके पापा को पूछते हैं, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? उसके बाद हम वहाँ से कहाँ जाएंगे? इट मीन्स वहाँ से जापान किस तरफ आगे बढ़ेगा? हु नोज? हिज फादर हैड आंसर। उसके पापा ने भी आंसर दिया कि ये किसे पता। हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर? हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। एक बहुत ही अच्छा आंसर उसके पापा दे रहे हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में, वो डिपेंड करता है कि हम उसका क्या करेंगे। राइट? तो एक बहुत अच्छा आंसर उसके पापा उसे दे रहे हैं। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। जैसे कि उसके पापा ने जो भी चीज़ सदाव को कहते थे वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल ही सीरियसली लेते थे। ये भी चीज़ उन्होंने बहुत ही सीरियसली ले ली थी। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। उसके पापा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके पापा जो कभी भी सदाव के साथ जोक नहीं करते थे, खेला नहीं करते थे, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। क्योंकि सदाव उसके पापा का एक अकेला बेटा था, और उसके बेटे के लिए यार हर एक पापा करते हैं, वैसे उसके पापा ने उसके बेटे के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट पेन सहन किए हैं। राइट? कि उसके बड़ा कैसे करेंगे, उसके बड़ा होकर वो क्या करेगा, वो ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहा करते थे। सदाव न्यू दैट
हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाव को ये भी पता था कि उसके पापा का सबसे बड़ा कंसर्न कौन है। एक ही चीज़ उनको बहुत चिंतित किया करती थी कि मेरा जो एजुकेशन है उसके बारे में, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, उसके बारे में उसके पापा हमेशा कंसर्न हुआ करते थे। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। उसके पापा चाहते थे कि वो बहुत बड़ा सर्जन बने, राइट। इसकी और इसी रीज़न की वजह से जब सदाऊ 22 साल के हुए थे तब उनको अमेरिका भेज दिया गया था, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन का जितना भी पढ़ना है उसे वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर जाकर पढ़ सके। ही हैड कम बैक एट 30, और 30 साल की उम्र में सदाऊ वहाँ से सारी चीज़ें सीखकर वापस भी आ गए थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैज सीन सदाऊ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जब वो 30 साल में वापस आते हैं अमेरिका से, तब जब उसके पापा की डेथ नहीं हुई होती है, उससे पहले उनके पापा ने सदाऊ को केवल एक फेमस सर्जन के तौर पे नहीं देखा था, बट एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे भी देख लिया था। इट मीन्स वहाँ पर जाकर वो केवल सदाऊ एक सर्जन बन के वापस नहीं आए थे, सर्जन के साथ साथ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बनकर वो वापस आए थे। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Friends, अब यहाँ से थोड़ी स्टोरी अलग से चेंज ले रही है। आपको यहाँ पर मुझे बताना चाहिए कि ये स्टोरी में यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अब हालांकि वॉर का टाइम चल रहा था, राइट, और आपको ये भी पता है कि जापान और अमेरिका के बीच में बहुत ही द्वंद्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। उस टाइम पे जितनी भी आर्मीज़ है, ठीक है, उस आर्मीज़ को कहीं पर भेजा जा रहा था। कहाँ से? जापान से कहीं पर भेजा जा रहा था। और उसमें अब ऑब्वियस है कि आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी के साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे क्योंकि उनको हील भी करना होता है, जो जिनको घाव लगे हैं उनको हील करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई है, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। अब जो ट्रूप होता है, जो आर्मी का ट्रूप होता है, उनको अब्रॉड भेजा जा रहा था, लेकिन सदाऊ को नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। वो एक डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे थे, विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। रेंडर का मतलब क्या होता है कि अचानक से गायब कर देना। इट मीन्स वो एक ऐसी सर्जरी के ऊपर, एक ऐसी डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे थे ताकि जो वाउंड है उसको अचानक से कैसे गायब किया जाए। गायब करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि उसे अच्छा कर दिया जाए। ऐसी एक डिस्कवरी के ऊपर सदाऊ काम कर रहे थे और इसी वजह से उनको वो ट्रूप के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था। ऑल्सो he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, और फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ का जो जनरल है, ठीक है, जापान का जो जनरल है वहाँ की बात कर रहे हैं। ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। जो ओल्ड जनरल है उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है और इस ऑपरेशन में सदाऊ की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो ओल्ड जनरल है, जो आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से उनको हम पहचानने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर जो ओल्ड जनरल हमें बात की गई है वो ओल्ड जनरल वहाँ का है। उन्हें मेडिकली एक ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो ज़रूरियत को पूरा करने के लिए सदाऊ उनको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे सर्जन होने के नाते जो जनरल है वो जनरल ने सदाऊ को अपॉइंट किया हुआ है उनकी देखभाल करने के लिए। तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको इसी वजह से ट्रूप के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वॉज केप्ट इन जापान, और इसकी वजह से ही सदाऊ को वहाँ पर जापान में रखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब यहाँ पर
सदाव के घर की बात हो गई, सदाव की बात हो गई, ठीक है। अब उसके अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये भी याद दिला दूं फ्रेंड्स कि उसका जो घर है वो एक बिल्कुल ही आइलैंड के नज़दीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बीच के ऊपर ही उसका घर है, ठीक है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, और अभी यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई गई है कि क्लाउड्स धीरे धीरे ओशन से ऊपर आ रहे हैं। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. यहाँ पर हमें दिखाया है the unexpected warmth of the past few days. पिछले कुछ दिनों की बहुत सारी गर्मी की वजह से क्या हुआ, had at night drawn heavy fog from the cold waves. जो cold waves आती है उस cold waves में से बहुत सारा fog निकलकर रात को उसके घर की ओर आ रहा है। Sadav watched mist hide outlines of the little island near the shore, and then come creeping up at the beach below the house, wreathing around the pines. Wreathing का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कवर करना। अब सदाव वहाँ पर खड़ा है और खड़ा खड़ा सदाव देख रहा है कि वो जो फॉग है वो धीरे धीरे बिल्कुल आइलैंड से होते 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 उसके घर की ओर आ रहा है, और धीरे धीरे उसने वो जो आइलैंड है वो पूरा आइलैंड वो फॉग ने कवर करके रखा है, कवर कर लिया है। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और धीरे धीरे करके बीच के ऊपर से होते हुए उसके घर के बिल्कुल नीचे आ गया है। नीचे क्यों आ गया है फ्रेंड्स, कि उसका जो घर है वो पत्थर के ऊपर है, ठीक है, तो बीच से थोड़ा क्या है, ऊपर है, ओके। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, और अगल बगल में जो पाइन्स के ट्रीज है उसको पूरा उसने कवर कर लिया है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी wrapped अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनटों में वो जो फॉग है वो पूरे घर को भी कवर कर लेगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. और जब ऐसा होगा, जब वो फॉग उसके पूरे हाउस को कवर कर लेगा, तब जो सदाव है वो उसके रूम में चला जाएगा, जहाँ पर हैना जो उसकी वाइफ है वो अपने 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही होती है। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट, और उसी मोमेंट के ऊपर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वो उसकी वाइफ वहाँ से बाहर आती है। डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, और उसने देखा कि उसने क्या पहना हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक डार्क ब्लू कलर की वुलन की हाउरी। हाउरी क्या होता है कि जो जापान का ट्रेडिशनल वियर होता है, ट्रेडिशनल वियर वहाँ का क्या है, किमोनो, ठीक है। उस किमोनो के ऊपर जो हम पहनते हैं अ लूज आउटर गारमेंट वॉन ओवर द किमोनो, इट मीन्स एक लूज जो गारमेंट है वो जो पहनते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा किमोनो होता है और कैसा हाओरी होता है, राइट, ऐसा हैना ने पहना हुआ था, ठीक है। शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing, और जैसे ही वो आई अचानक से बहुत प्यार से उसके नज़दीक में खड़ी हो गई और उसका हाथ सदाव के हाथों में उसने डाल दिया। शी स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और आकर केवल वो मुस्कराई लेकिन कुछ बोली नहीं थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो सदाव है और हैना है उनकी मीटिंग कैसे हुई थी, राइट। हालांकि यहाँ पर हमारे इंडिया में जिस तरीके की ट्रेडिशनलिटी हम देखते हैं, ट्रेडिशन देखते हैं, उसी तरीके की ट्रेडिशन जापान में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो क्या है वो हम आगे जाकर देखेंगे। अभी तो हमें केवल इतना पता है कि हैना है वो बहुत ही प्यार से बाहर आती है, सदाव के हाथों में हाथ डालती है और मुस्कुराते हुए वहाँ पर खड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कहा वही चीज़ आपको बता रही है कि सदाव हैना को कहाँ पर मिले थे, अमेरिका में मिले थे। हमें पता है कि वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, और तब तक उसके प्रेम में सदाव नहीं पड़े थे जब तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि वो जापानीज है। फ्रेंड्स यही ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा था
कि हम अगर कहीं पर जाते हैं, बाहर अब्रॉड जाते हैं और प्रेम में पड़ते हैं, तो हमें पहले कंफर्म तो वो चीज़ करनी पड़ती है कि वो इंडियन है कि नहीं, राइट। बिकॉज हमारे फैमिली की जो ट्रेडिशनलिटी है वो कुछ इस तरीके की है कि इंडियन है वो इंडियन से शादी करे तो बहुत अच्छा है, राइट। तो यही चीज़ जापान में भी लागू होती थी कि सदाओ हैना को अमेरिका में मिले तो थे, लेकिन वो प्रेम में नहीं पड़े थे। तब तक प्रेम में नहीं पड़े थे तब जब तक उनको पता चला कि हैना है वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, जापान से बिलोंग करती है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. देखो यहाँ पर वो ही चीज़ बताई है कि सदाओ के पापा भी हैना को एक्सेप्ट नहीं करते। कब तक एक्सेप्ट नहीं करते? जब तक उनको ये पता न चले दैट सी हैड बीन प्योर इन हर रेस। इट मीन्स उनकी जो रेस है, ठीक है, जापान में जैसे इंडियन में कल्चर है, बहुत सारे रेसेस हम देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे रेसेस है, राइट। उसी तरीके का यहाँ पर भी बोलोगे कि कुछ अलग रेसेस होगी, तो जब तक उसके पापा को पता चल जाए कि वो उनकी ही रेस की है, तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और हमेशा सदा यही चीज़ सोचते रहते हैं कि अगर उन्होंने हैना के साथ अगर शादी नहीं की होती तो उन्होंने किसके साथ शादी की होती। एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाई चांस, लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। अब हमें फ्रेंड्स आगे स्टोरी में थोड़ी बहुत उनकी मीटिंग कैसे हुई थी उसके बारे में बता रहे। तो यहाँ पर वो बता रहे सदाओ, एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही एक कैजुअल वे में उन्होंने हैना को ढूंढ लिया था। कहाँ पर? शायद उनका लक भी होगा वहाँ पर, उसकी बात कर रहे, बाय चांस लिटरली। और उनकी जो मीटिंग थी वो कोई अरेंज्ड मीटिंग नहीं थी फ्रेंड्स। यहाँ पर वो भी आपको देखना है कि एक बिल्कुल ही कैजुअल वे में अचानक से एक बाय चांस जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात की गई है। कहाँ पर हुई थी? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। अब जब हैना और सदाओ वो दोनों अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए हुए थे उस टाइम के ऊपर। अब सदाओ को नहीं पता था कि हैना वहाँ पर पढ़ाई के लिए आई है, लेकिन अचानक से एक अमेरिकन प्रोफेसर है, जो कि अमेरिकन प्रोफेसर की बात आगे सदाओ करेंगे, ठीक है, हमारी स्टोरी में आगे सदाओ उसके बारे में बात करने वाले हैं, वो कैसे इंसान है, ठीक है। अचानक से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, एंशियस टू डू समथिंग फॉर द न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड had accepted this kindness. अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बताया है, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। और वहाँ पर जब अमेरिका में वो लोग जाते थे पढ़ाई करने के लिए उनके घर पे, तो वो जो प्रोफेसर है और उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बिल्कुल ही एंशियस थे उन लोगों के लिए कि जो फॉरेन से आते हैं, इट मीन्स फॉरेन से अमेरिका में आते हैं, ऐसे स्टूडेंट के प्रति वो बहुत ही आतुर रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड हिज काइंडनेस। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाकर पढ़ाई के टाइम पे हालांकि बहुत ही बोर होते थे, लेकिन उनकी ये काइंडनेस है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, वो स्टूडेंट्स ने भी, कि ये जो प्रोफेसर है और उसकी वाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आते हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ क्यों बतानी पड़ी सदाओ को? क्योंकि जो अमेरिकन्स होते हैं, राइट, वो अमेरिकन्स उनके बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा सूत्रों के द्वारा तो पता चल ही जाता है आपको। और वहाँ पर आप अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई भी है जो अमेरिका में आज के तौर पे है, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अभी तो नो डाउट बहुत सारे अच्छे से रिलेशन रख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो अमेरिकन्स को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ पर आकर उनके पास से कुछ सीखे, ठीक है, उनकी कंट्री में आकर रहे, वो अमेरिकन्स को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए सदाओ यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा है कि वो काइंड तो रहते थे, ठीक है, उनको अच्छा लगता था। Sadao had often told Hannah how nearly he had now gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad,
द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। अब यहाँ पर सदाव है वो हैना से बात करते हुए कहता है, सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना, बार बार सदाव ने हैना को ये चीज़ बताई है, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्डलीज हाउस दैट नाइट। अब यहाँ पर वो इंसिडेंट बताते हुए कहते थे कि जिस दिन सदाव हैना से अमेरिका में मिला था उस टाइम पे थोड़ा सा वक्त ऐसा आया था कि सदाव शायद उस प्रोफेसर पे घर पे जाने में रुक जाता, नहीं जा पाता। और कैसे वो वहाँ पर गया था उसके बारे में हमें बता रहे हैं। द रूम्स वर सो स्मॉल, वहाँ की जो रूम थी वो बहुत ही छोटी थी। द फूड सो बैड, वहाँ का खाना बिल्कुल ही खराब था। एंड द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मीनिंग होता है टॉकेटिव। उसकी वाइफ बहुत ही टॉकेटिव थी। इट मीन्स बार बार कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर हमेशा बात छेड़ा करती थी। और सदाव हमें ये भी बताता है कि ऐसी एक टाइम आया था कि उस टाइम पे शायद वो उस दिन प्रोफेसर हार्लिस के घर पे नहीं गया होता, तो शायद वो उस दिन हैना को नहीं मिल पाया होता। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, लेकिन वो गया और वहाँ पर जाकर वो हैना से पहली बार मिला था। अ न्यू स्टूडेंट एंड ही हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और उसे ये भी पता था कि अगर ये एक हैना जो है वो वहाँ पर नई स्टूडेंट आई हुई थी, और उसने ऐसा सोचा भी था कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो उसे देखकर उनको एक फीलिंग सी आई थी कि वो शायद उसके प्रेम में पड़ेंगे। ऐसा सदाव ने पहले से सोच के रखा था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम। आज की बात कर रहे हैं, अभी हैना और सदाव जैसे कि उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं कि अब हैना उसके हाथों में हाथ डालकर खड़ी हुई है, और वो जो खुशी उनको मिल रही है वो खुशी को दोनों महसूस कर रहे होते। इवन दो दे हैड बिन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनको मैरिज के बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी अभी वो पहले जैसी जो फीलिंग है वो फीलिंग को महसूस कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। अब हैना और सदाव ने बहुत छुप के शादी नहीं की थी अमेरिका में, हालांकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सदाव ने पता कर लिया था कि वो प्योरली जापानीज रेस की है या नहीं, फिर भी उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन एन ओल्ड जापानीज वे, ऑल्दो सदाव एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। हालांकि ये सारी बातें जो है, शादी करने की जो बातें हैं, वो सदाव ने और हैना ने अमेरिका में पूरी कर ली थी। शादी की बात पूरी कर ली थी फ्रेंड्स, शादी नहीं की थी। वो लोगों ने क्या किया कि उनकी जो पढ़ाई है वो अमेरिका में उन्होंने ख़त्म की, उसके बाद वो लोग जापान आए, और यहाँ पर आकर उनके पापा को ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। किसके पापा को? सदाव के पापा को सारी चीज़ें बताई, और सदाव के पापा को पता चला कि हाँ ये सही से एक जापानीज लड़की है, उनके ही रेस की है। उसके बाद उनकी शादी अरेंज की गई, ठीक है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म। अब जो करंट सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं कि देवर परफेक्टली हैप्पी, और शादी के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और जैसे ही वो किस करने की तैयारी कर रहे थे, सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, इट मीन्स कहने का मतलब है कि उसका जो आर्म है, ठीक है, वो उसके गालों के नज़दीक लाने ही वाली थी, तब की बात है। इट वॉज at this moment that both of them saw something black come out from the mist, और उसी दौरान इसी मोमेंट के ऊपर उन दोनों ने देखा कि कुछ ब्लैक कलर का वो एक जो मिस्ट थी, फॉग था, उसमें से बाहर आ रहा है। कहाँ की बात हो रही है फ्रेंड्स कि वो लोग उनके शायद ऐसा मान लो कि एक जो गार्डन तो नहीं कह सकते हम, जो वरंडा है, ठीक है, उनके घर के बाहर जो जगह है वहाँ पर खड़े हुए थे, और वहाँ से उनको बीच दिख रहा था। और उसी टाइम के ऊपर उन्होंने देखा कि उस
बीच में से कुछ ब्लैक कलर का वो जो फॉग है उसमें से बाहर आ रहा होता है। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान था। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन, ऐसा मानो कि जो ओशन है, समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया है। फ्लंग, इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रीकर। ब्रीकर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि ब्रीकर क्या होता है, कि आपने बीच देखा है, ठीक है, बीच के ऊपर आता हुआ पानी देखा है और उस पानी के ऊपर आपने वाइट कलर की एक झाग देखी होगी, ठीक है, उस झाग को हम क्या कहते हैं, ब्रीकर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मानो कि फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रीकर, जैसे पानी अंदर, ओशन का पानी उस बीच के ऊपर आता है, उस ओशन के पानी की ब्रीकर ने उसे फेंक दिया है बाहर। किसके ऊपर? उसके पैरों के ऊपर उसे उछाल के बाहर फेंका है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। स्टैगर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, ऐसा मानो कि वो चल रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप वो चलने का ट्राई कर रहा है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और यहाँ से सदा और हना को क्या दिख रहा है? हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, इट मीन्स वो जाग है, उस जाग में से हैना और सदाव को उसकी जो बॉडी है उसकी आउटलाइन दिख रही है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके जो आर्म, हाथ है, वो उसके हेड, उसके जो सिर है उसके ऊपर आ गए हैं। आप ऐसा मान लो कि वो, उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा है जो बीच के पानी से बाहर आया हुआ है और उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही खराब है। देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, और अचानक से वो जो मिस्ट था, वो जो फॉग था, उसकी वजह से वो पूरा इंसान ढक जाता है, उनको कुछ भी दिख पाता नहीं है। हु इज दैट? हना क्राइड। अचानक से हना चिल्लाती है कि वो कौन था। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से स्टैगर्ड करता हुआ वो इंसान बीच के ऊपर आया होगा। She dropped Saddam's arm and they both leaned over the railing of the veranda. जैसा कि मैंने बताया था कि वो एक जगह पर खड़े हुए, ठीक है, वो जगह कौन सी है? वरंडा है, ठीक है। तो अचानक से वो हैना जो है वो सदाव का हाथ छोड़ देती है और दोनों वो जो वरंडा पे थे उसकी जो रेलिंग है उसके ऊपर बिल्कुल लीन होते हुए, इट मीन्स ऐसे आप ऐसा मान लो कि बैंड होते हुए वो देखना चाहते हैं, वो मिस्ट की वजह से उनको दिख नहीं रहा होता है, ठीक है, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि सच में वो है कौन। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और जैसे ही मिस्ट थोड़ी अलग होती है, फॉग थोड़ा, आप ऐसा मानो कि थोड़ा अलग होता है, तो उनको वो दिखता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, उन्होंने देखा कि वो जो इंसान है वो अपने हाथों के ऊपर और अपनी जो नीज है उसके ऊपर क्राउलिंग करता हुआ, क्राउलिंग करना मीन्स आपको पता है अपने दो हाथ और दो पैरों से चलना, वो चलते हुए वो बीच के ओशन से वो बाहर आ रहा है बीच के ऊपर। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो इंसान है वो गिर जाता है ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। अचानक से वो इंसान क्राउलिंग करता, वो पानी से बाहर तो आ रहा है लेकिन उसको शायद वो इतना बहुत ही उसे लगा हुआ है कहीं पर कि उसकी वजह से वो गिर पड़ता है। अ फिशरमैन्स परहैप्स, सदाव ने बताया कि शायद वो एक फिशरमैन होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद ऐसा हो सकता है कि एक फिशरमैन जो कि अपनी बोट में से गिर गया होगा और वो यहाँ पर शोर के ऊपर आ गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। अब अचानक से जैसे ही उन्होंने उस इंसान को देखा, वहाँ से जो सदाव है वो दौड़ते हुए उस इंसान की ओर आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे हैना आती है। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसने जो किमोनो पहना है उस किमोनो की जो स्लीव्स है, ठीक है, वो हवा में बहुत ही तेज हवा की वजह से उड़ रही होती है, उसके पीछे पीछे हैना भी जाती है। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, उनका जो घर है, सदाव का जो घर है, उनके दोनों तरफ 1 माइल या 2 माइल का डिस्टेंस के ऊपर
बहुत सारे फिशिंग विलेजेस है, बट हियर वॉज ओनली द बैर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन उसके घर की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल ही बैर, इट मीन्स बंजर, एक लोनली कॉस्ट है। इट मीन्स यहाँ पर बीच के अलावा, पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। डेंजरस विथ रॉक्स, और ये जगह बहुत ही, आप स्पाइक्ड रॉक्स की बात की जाए, अगर आपने देखे हैं पत्थर, ठीक है, और वो पत्थर कहाँ के पत्थर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बीच के ऊपर जो पत्थर होते हैं फ्रेंड्स, कभी कभार आप गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे पत्थर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। वहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये जो सदाऊ का घर है, वो सदाऊ का घर के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ का जो बीच है वो बहुत ही बैर है, वहाँ पर और कुछ है नहीं, किसके अलावा, डेंजरस रॉक्स के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। देखा, जैसा कि मैंने बोला, अब सर्फ क्या होता है, वाइट फॉर्म ऑफ द वाटर, ठीक है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ कवर्स, रॉक्स, सॉरी, स्पाइक्ड विथ रॉक्स। इट मीन्स वहाँ का जो पानी है, वो जो झाग है, उसके पीछे वहाँ जो पत्थर है वो बहुत ही स्पाइक्ड है। इट मीन्स कोई वहाँ पर जाए तो उसे लग जाएगा। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब हमें यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ ना कुछ करके वो इंसान इतना मैनेज कर लेता है कि वो जो पत्थर है, स्पाइक्ड रॉक्स है, उसमें से बाहर निकल गया है। He must be badly torn. लेकिन सदाऊ सोचता है कि अगर वो उसमें से निकल गया है तो शायद वो बहुत बुरी तरीके से उसे वो पत्थर लगे होंगे। They saw when they came towards him that indeed it was so. और they saw, कहने का मतलब यहाँ पर है क्या है, they saw when they came towards him, और जब वो लोग उसके सामने वो इंसान की तरफ जा रहे थे और वो इंसान वहाँ पर लेटा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उस पत्थर की वजह से उसे कहीं पर लगा होगा। The sand on the one side of him had already a stain of red soaking through. और उन्होंने देखा कि उसके बगल में जो रेत है, ठीक है, वो रेत बिल्कुल ही रेड हो चुकी थी। बिल्कुल ही रेड होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि वहाँ पर ब्लड स्टेन थे, और उस ब्लड की वजह से अगल बगल की जो रेत थी वो बिल्कुल ही रेड हो चुकी थी उसके ब्लड की वजह से। He is wounded, सदाऊ एक्सक्लेम। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सदाऊ चिल्लाता है कि वो उसे लगी हुई है। He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. और वहाँ पर हेस्ट करना यानी कि बहुत ही जल्दी करना, हरी करना, और वो वहाँ पर जाता है उस इंसान के पास, जो इंसान बिल्कुल ही मोशनलेस, अपने फेस रेत में ढके हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और उसने जो कैप पहनी थी, जो ओल्ड कैप थी, that stuck to his head, soaked with sea water. और उसने जो हैट पहनी थी, वो हैट भी भीग चुकी थी, और वो हैट अभी भी उसके सिर के ऊपर थी। He was in wet rags of garment. और वेट रैक्स क्या होते हैं, रैक्स यानी कि फटे हुए कपड़े पहनना, ठीक है, वेट यानी कि पानी की वजह से वो भीग गए हैं, तो वो ऐसे भीगे हुए फटे कपड़े हुए पहनकर वो बाहर आया हुआ था। सदाऊ स्टॉप्ड हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड। जैसे ही सदाऊ वहाँ पर जाता है, वहाँ पर वो रुक जाता है, उसके बगल में ही हना खड़ी हुई है, एंड टर्न द मैन्स फेस। और अचानक से वहाँ पर जैसे ही वो जाता है, वो इंसान को थोड़ा सा उलटता है और देखता है, इंसान का जो हेड है उसकी ओर देखता है। दे सॉ द फेस, और उन्होंने उस फेस को देखा। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड। अचानक से हैना धीरे से बोलती है कि अ वाइट मैन, ये तो एक वाइट मैन है। अब वाइट मैन, वहाँ से ही आपको फ्रेंड्स पता चल जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात करें। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलने वाला है फ्रेंड्स। और जैसे ही वो उनका फेस देखते हैं तो सदाऊ और हना को पता चलता है कि ये कौन है, एक वाइट मैन है। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर।
long, as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellowish beard. अब यहाँ पर उस इंसान, जो इंसान अभी अभी उस ओशन से बाहर आया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि हाँ वो एक वाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे, उसने जो टोपी पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी, वो भीगी हुई थी और वो भीगी हुई कैप वहाँ से उसके हेड के ऊपर से गिर जाती है। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, वो दिखते हैं, सदा और हना को दिखता है कि उसका जो हेयर है वो बिल्कुल कैसे है, येलोइज हेयर है, लॉन्ग, और वो बहुत ही लंबे हैं। क्यों लंबे हैं? एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, शायद कुछ हफ्तों की गुजर जाने के बाद वो हेयर अभी उसने काटे नहीं हैं और उसकी वजह से वो बहुत लंबे हो चुके हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलोइश बियर्ड, उसका जो फेस है बिल्कुल ही दिखता, चेहरे के ऊपर से पता चल जाता है कि वो कैसा है, बिल्कुल ही यंग दिख रहा है। एंड टॉर्चर्ड फेस का मीनिंग क्या हो, उसके कहीं ना कहीं चोट लगी है, ठीक है, बहुत सारे घाव लगे हैं, कट आए हुए हैं, और उस कटे हुए फेस के ऊपर उन्होंने देखा कि एक येलो कलर की बियर्ड भी थी। येलो कलर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लॉन्ड, राइट। ब्लॉन्ड एक कलर टाइप होता है, ठीक है। अब नॉर्मली जो वाइट मैन होते हैं, उस वाइट मैन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो येलोइश होते हैं, ब्लॉन्ड होता है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। अब हालांकि वो इंसान तो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसे नहीं पता है कि ये दोनों हना और जो सदाव है वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट। ब्लड फ्लोड फ्लेसली एट हिज टच। अब देखो, सदाव को पता चल जाता है कि ये एक वाइट मैन है, ठीक है। अचानक से उसे याद आता है कि वो तो उसे तो कहीं ना कहीं लगी हुई है, तो वो वाउंड को ढूंढ रहा है कि कहाँ पर उसे लगी है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट। उसकी एक्सपर्ट फिंगर क्यों बताया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये आपको समझना है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सर्जन है, ठीक है। शायद ऐसा मान लो कि जापान का सबसे अच्छा सर्जन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि आगे हमने देखा था कि वो जनरल का जो ऑपरेशन है वो करने वाला था, ठीक है। अब जनरल का ऑपरेशन करने वाला है, इट मीन्स तो यही हुआ कि वो सबसे अच्छा सर्जन होगा, तभी उसे अपॉइंट किया गया होगा, ठीक है। उसकी वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो कि उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स की वजह से, एक बहुत अच्छे सर्जन होने के नाते, वो अचानक से वो जो वाउंड है उसको ढूंढ रहा होता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उस वाउंड को उसने टच किया, उसमें से बहुत ही फ्रेश ब्लड बाहर निकला। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड। अब यहां पर से फ्रेंड्स शुरू होता है असली कहानी। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके लोअर बैक की राइट साइड के ऊपर सदाव ने देखा कि एक गन का वाउंड है, उसे गोली लगी है, और वो जो वाउंड है वो अचानक से वापस से खुल गया है। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और गन पाउडर की वजह से वो जो चमड़ी है वो बिल्कुल ही काली पड़ गई है। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट। शायद ऐसा अनुमान लगा रहा है सदाव कि कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले उस इंसान को गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उस गोली के घाव को अच्छे से संभाला नहीं गया था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड। ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही बैड चांस है कि शायद वो उस सोर से, वो जो ओशन है उसमें से जब वो बाहर बीच के ऊपर आ रहा होगा, तो शायद वो पत्थर की वजह से, ठीक है, वो स्पाइक्ड जो रॉक्स थे उसकी वजह से ये वाउंड वापस से ओपन हो चुका है, और शायद उस जगह पर, उस वाउंड के ऊपर कहीं ना कहीं उसे पत्थर लगा है, उसकी वजह से उसे ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलमन वॉइस। सोलमन वॉइस मीन्स अकेले, बिल्कुल ही सीरियस और कंसर्न वे में वो कहती है कि अरे यार वो तो सच में बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्लड उसके शरीर से बाहर आ रहा है।
द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई। और अचानक से वो मिस्ट जो है, वो मिस्ट पूरा कवर कर लेता है इन तीनों को। इट मीन्स अब हना के घर से या सदाव के घर से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको तीन लोग दिखाई देंगे नहीं। वो ऐसा जो फॉग था, वो फॉग ने पूरे तीनों को कंप्लीटली ढक दिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई, और इस जगह पर इस टाइम पे यहाँ से कोई गुजरता नहीं है। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीचकॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बीच कॉम्बर कौन होता है? अ वैग्रेंट हु मेक्स अ लिविंग बाय सर्चिंग बीचेस फॉर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू एंड सेलिंग देम। आपने बहुत सारे ऐसे बीच कॉम्बर्स देखे होंगे। अगर आप बीच के ऊपर गए हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसे इंसान घूमते रहते जो बीच के ऊपर ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़ें ढूंढते हैं ताकि उसे वो चीज़ें मिल जाए और उसे बेचकर वो अपना लिविंग जो है वो चला सके। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि अभी दिन का ऐसा टाइम है जहाँ पर कोई नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, इट मीन्स जो फिशरमैन है वो ऑलरेडी अपने घर की तरफ जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और जो बीच कॉम्बर है वो लोग भी अब इतना अंधेरा हो चुका है ताकि वो लोग भी यहाँ पर आएंगे नहीं। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड। सदाव खुद ही अपने अंदर मटर्ड करता है, इट मीन गुनगुनाता है कि अब इस इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to snatch the fearful bleeding। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, स्टांच है, सॉरी, स्टांच का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अ वाउंड। इट मीन्स स्टांच का मतलब आप ऐसा समझ लो कि रोकना, ठीक है। अब सदाव पूछता तो है कि इस इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए, बट उसके जो ट्रेंड हैंड्स है वो खुद उसका जो विल है, विल यानी क्या है, उसने जो सोच के रखा है, ठीक है, वो दिखा देता है। क्यों? बट हिज ट्रेन हैंड्स सिम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टॉप द फियरफुल ब्लीडिंग। अब वो पूछता है कि उस इंसान के साथ करना क्या है, लेकिन उसके जो हाथ है वो वाउंड की तरफ ऑलरेडी मुड़ चुके हैं और वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उसे उस जो वाउंड है उसमें से जो ब्लड निकल रहा है उसे कैसे रोकना है। इट मीन्स उसके हाथों ने दिखा दिया है उसका विल, उसकी इच्छा जाहिर कर दी है उसके हाथों ने कि उसके साथ क्या करना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो सदाव है वो बताना चाहता है कि उस इंसान का जो ब्लीडिंग है उसे रोकना तो चाहिए। He pegged the wounds with the sea moss that strewed the beach। अब देखो यहाँ पर बता रहे, अब ऑब्वियस है वो डॉक्टर है तो उसे पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो ब्लीडिंग को रोकना है। स्ट्रूड का मीनिंग क्या होता है? स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ प्लेस और एरिया। अब बीच है, ठीक है, बीच है तो ऑब्वियस है वहाँ पर आपको देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ उस तरीके की सी मॉस, ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी लेकिन कुछ इस तरीके की सी मॉस वहाँ पर फैली होगी। तो वो क्या करता है कि वो जो वाउंड है उस वाउंड को उस सी मॉस को उठाकर उसके ऊपर डाल देता है ताकि जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाए। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होता है, उसे पता नहीं चल रहा होता है, हालांकि वो जिंदा होता है लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो सी मॉस लगाता है सदाव, वैसे ही उसे थोड़ा पेन होता है और पेन की वजह से वो मौन करता है, ठीक है, लेकिन वो उठता नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, सदाव said, answering himself। अब खुद से ही बात कर रहा है सदाव, ठीक है, अभी अभी उसने पूछा कि इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है, अब खुद ही आंसर देते हुए सदाव कह रहा है कि बहुत अच्छी बात यही होगी कि इस इंसान को हम वापस से उसी जगह डाल दें जहां से वो आया था।
नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। अब जैसे कि वो ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग निकलना बंद हो गया था, इसकी वजह से सदाऊ अब वहाँ से खड़ा होता है और जो उसके शरीर के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर जो सैंड थी उसे डस्ट कर रहा है। यस अनडाउटेबली दैट वुड बी द बेस्ट, हना सेड स्टेडीली। अचानक से हना भी कहती है उसका आंसर देते हुए कि उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। तो हना भी कहती है कि हाँ अनडाउटेबली ये सही चीज़ होगी कि हम उसे वापस से उसी ओशन में डाल दे जहाँ से वो आया था। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन अभी भी उसकी नज़र जो है, हैना की जो नज़र है वो वहाँ पर ही टिकी हुई है। वो जो इंसान जो अभी हिल नहीं रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ही उसकी नज़र टिकी हुई है। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। अब सदाव कहता है, अब देखो एक जो असमंजस के बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी फ्रेंड्स, वो असमंजस यहाँ पर आती है। मैंने बताया था आपको कि ये जो इंसान है वो एक बहुत बड़ा सर्जन तो है, ठीक है, और ये टाइम ऐसा है कि वो असमंजस में आया हुआ है। क्यों टाइम ऐसा है? क्योंकि ये टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का। अमेरिकन्स और जापानीज के बीच में बहुत द्वंद्व युद्ध हो रहा था और उस टाइम की बात है, इसलिए यहाँ पर सदाव कहता है इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी वुड बी अरेस्टेड। अगर एक वाइट मैन को हमारे घर में जगह दे दी गई तो शायद हम अरेस्ट हो सकते हैं। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड बी सर्टेनली डाई। और एक प्रिजनर होने के नाते, अब प्रिजनर क्या होता है देख लो, यहाँ पर आप जो मान रहे हो वो प्रिजनर की बात नहीं है, प्रिजनर ऑफ वॉर की बात हो रही है। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होता है फ्रेंड्स? जो इंसान, ठीक है, एक एनिमी होता है इस इंसान के लिए, जो इंसान यहाँ पर रह रहा है। मानो कि ये वाइट मैन है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर क्यों हुआ? क्योंकि वो जापान की लैंड के ऊपर है, ठीक है, और वो एक वाइट मैन है, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो प्रिजनर हुआ। वो सदाव का क्या हुआ? एनिमी हुआ। तो सदाव कहता है कि इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। अगर एक प्रिजनर ऑफ वॉर, एक एनिमी, हमारा एक एनिमी होने के नाते अगर हमने उसे वापस से ओशन में, समुद्र में डाल दिया गया तो वो शायद मर जाएगा। ऐसा यहाँ सदाव मान रहा है, सोच रहा है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना सेड, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। अब हना इस बात के ऊपर अपनी राय देते हुए कहती तो है कि अच्छी बात तो यही होगी कि हम उसे वापस से ही सी में डाल दें, क्योंकि हम उसे घर पे ले गए तो शायद हम अरेस्ट हो जाएंगे। ये एक डर रहा होगा हना के दिमाग में, ठीक है। ऐसा बोलने के बावजूद दोनों में से कोई वहाँ से हटता नहीं है, ना ही सदाव हटता है ना ही हैना हटती है। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? जो मोशनलेस वो इंसान वहाँ पर पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है। एंड रिपल्सन का मीनिंग को क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्यों? क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो उसका एनिमी है, ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं दे वर स्टेयरिंग विथ अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। इतना बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से हटते नहीं हैं, बट वो एक जो उनका एनिमी है उस एनिमी की तरफ बहुत ही डिसलाइक की नज़र से वो लोग देख रहे होते हैं। वॉट इज़ ही? हना विस्पर। तो हना कहती है, बहुत धीरे से कहती है कि ये सच में ये इंसान है क्या? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। सदाव ने बताया कि ऐसा तो कुछ इंसान में ऐसा तो कुछ दिख रहा है कि हमें पता चले कि वो एक अमेरिकन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाइट मैन है वो किसके बारे में मैं बात कर रहा था? एक अमेरिकन होने के नाते बात कर रहा था, और अमेरिकन है तो ऑब्वियस है अभी युद्ध चल रहा है तो वो उनका क्या हुआ? एक एनिमी हुआ, ठीक है। इसलिए सदाव बता रहा है कि देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। उसमें ऐसी तो कोई बात है। क्यों है? क्योंकि उसके जो हेयर है वो ब्लॉन्ड है, उसकी जो बियर्ड है वो ब्लॉन्ड है, ठीक है, और ऐसी बियर्ड और ऐसे हेयर वाइट मैन के होते हैं। और वाइट मैन कहाँ देखे जाते हैं? अमेरिका में देखे जाते हैं।
ही टुक अप द बैटर्ड कैप। बैटर्ड का मीनिंग क्या है? टॉर्न एंड वॉर्न आउट। इट मीन्स बहुत पुरानी जो कैप है वो है, और टॉर्न इट मीन्स फटी हुई है। तो वो क्या करता है, अच्छे से वो उस इंसान को जांचने के लिए सदाव क्या करता है, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उस जो कैप वो इंसान ने पहनी हुई थी उसे हटाता है। यस, दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. अब सदाव को कंफर्मेशन मिलता है। कैसे कंफर्मेशन मिलता है? कि वो जो कैप है उस कैप को हटाता है और देखता है, बिल्कुल ही फेंट लेटरिंग। फेंट लेटरिंग मीन्स गायब जो फॉन्ट है, वो शायद जो लेटर्स है वो लेटर्स बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। ऐसे लेटर में लिखा था अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ही स्पेल्ड इट आउट। और उस लेटर को पढ़ते हुए सदाव क्या पढ़ता है? यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और उससे पता चल गया है कि वो जो इंसान है वो अमेरिका की जो वॉरशिप है, ठीक है, उसमें से गिर गया है और वो वहाँ से चलता चलता पानी में तैरता तैरता कहीं पर आ गया है, ठीक है। और उनको पता चल जाता है कि द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। इट मीन्स भागा हुआ एक इंसान है हमारा, तो क्या हुआ, वो एक एनिमी हुआ, ऐसा देख लिया है, ऐसा कंफर्मेशन मिल गया है हना को और सदाव को। ही हैज़ एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड। हना बहुत धीरे से बोलती है कि शायद वो वहाँ से भाग गया होगा, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसी वजह से उसे ये घाव यहाँ पर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरीके से हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक जो ओशन में उनकी जो लड़ाई चल रही होती है नेवी की, ठीक है, उस नेवी में शायद ऐसा होगा कि वो जो इंसान है उसे गोली लगी होगी और वो वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होगा, और भागते भागते वो तैरते 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 अब कहाँ पर आया है? हैना और सदाव के घर के बाहर आया हुआ है। इन द बैक सदाव अग्रीड, और पता चल गया कि उसे गोली कहाँ लगी होगी? इन द बैक, इट मीन्स पीछे उसे गोली लगी होगी। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हना सेड विथ रिजोल्यूशन, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। अब देखो फ्रेंड्स, उनको कंफर्म हो चुका है कि वो उनका एनिमी है, ठीक है, और इसी चीज़ के लिए वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। और अचानक से तब हैना बताती है एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक रिजोल्यूशन के साथ कि आओ, क्या हम उतने सक्षम है कि हम उसे उठा के वापस से सी में, ओशन में रख पाएंगे? इफ आई एम एबल, आर यू? सदाव आस्क। एक आप मानो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन दिखाई गई है फ्रेंड्स। देखो, यहाँ पर उनके सामने एक इंसान है जो हिल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब वो असमंजस में है कि उनको घर पे ले जाके उनकी क्योरनेस की जाए, उनको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट दी जाए, या फिर उनको ऐसा ही वापस से ओशन में छोड़ दिया जाए। अब दोनों कन्फ्यूज़न में है कि क्या किया जाए उसके साथ। इसलिए सदाव भी कहता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, क्या तुम कर पाओगी? नो, हना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। तो हना क्या कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं उसे ओशन में वापस नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन तुम कर सकते हो तो तुम अकेले करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, और ये बात पे सदाव भी तैयार नहीं है, सदाव भी नहीं चाहता कि उसे पानी में छोड़ दिया जाए। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अब सदाव क्या कहता है कि स्ट्रेंज थिंग ये है दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सदाव क्या कहता है कि अगर ये इंसान सच में पूरे का पूरे का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर सही तौर पे यहाँ पर आया होता, उसे कहीं पर लगी नहीं होती और वो यहाँ पर ओशन में यहाँ तैरता आ गया होगा, तो शायद विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं उसे पुलिस को दे देता। लेकिन अभी कंडीशन कैसी है, उस इंसान को गोली लगी है
और वो गाँव बहुत ही खतरनाक गाँव है। वो जो उसके अगल बगल की जो फ्लैश है, चमड़ी है, वो काली भी पड़ चुकी है। हालांकि सदाव ने ट्राई किया है उसे उस ब्लड को बाहर निकलने से रोकने का, फिर भी वो यहाँ पर बताता है कि अगर वो इंसान अच्छे तरीके से यहाँ पर आया होता, उसे कहीं पर लगा नहीं होता, तो शायद मैं उसे पुलिस को दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, वो तो मेरा एक दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज़ वाउंडेड। अब यहाँ पर देखो एक असमंजस का तौर शुरू होता है। वो कहता है कि हाँ वो मेरा दुश्मन है और सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। हालांकि सदाव ने अमेरिका में एजुकेशन लिया हुआ है, फिर भी वो बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि अभी वॉर का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से वो बता रहा है कि हर एक जो अमेरिकन है वो मेरा क्या है, एनिमी है। एंड ही इज़ अ कॉमन फेलो, वो कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, वो एक कॉमन फेलो ही तो है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, और उसे देखकर, उसके फेस को देखकर ही मुझे घिन आ रही है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, अब यहाँ पर उसकी बात को वो कंप्लीट नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है? हालांकि उसे लगा हुआ है, वो जो गाँव है वो कुछ ज़्यादा ही गंभीर गाँव है, उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं उसे कहाँ डाल दूँ, पानी में डाल दूँ। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सेड। हना उसका सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कहती है कि इसीलिए तुम इस इंसान को पानी में दोबारा नहीं डाल पाओगे। देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। वो क्या है कि एक ही चीज़ हमें बची है कि हमें इस इंसान को कहाँ ले जाना होगा, हमारे घर पे ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, लेकिन सदाव पूछता है कि लेकिन घर पे जो सर्वेंट्स है उनका क्या करेंगे। अब सदाव यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों को तो पता है कि ये जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, ठीक है, लेकिन वो उसे लगा हुआ है तो वो इंसान को वापस से पानी में नहीं ढकेल सकते हैं। लेकिन उसके घर पे, हालांकि उसका एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और उसके घर में सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, वो भी जापानीज होंगे, तो शायद अगर घर पे ले गए तो सर्वेंट्स बता देंगे सबको कि यहाँ पर एक अमेरिकन ठहरा हुआ है, तो शायद सदाव और उसकी जो वाइफ हैना है वो भी अरेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कंसर्न वो बताया गया है कि सर्वेंट्स का हम क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर सच में आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इस पार्ट को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना, ताकि नॉलेज जो है उस नॉलेज को हम फैला सके। और अच्छा लेसन है फ्रेंड्स, अगर सच में बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है तो इसको शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।